सदियों से हमें सिखाया गया है कि अपना पैसा बैंक में रखना सबसे सुरक्षित काम है। यह वित्तीय सुरक्षा की एक बुनियादी संकल्पना बन गई है। लेकिन क्या यह सच है? क्या वाकई बैंक आज के दौर में हमारे पैसे के लिए सबसे सुरक्षित जगह है? मुझे तुमसे एक सवाल पूछने दो। क्या तुमने कभी इस बात पर गौर किया है कि हर गुजरते साल के साथ तुम्हारी बचत का मूल्य कम होता जा रहा है? तुम बैंक में जो पैसा रखते हो उस पर तुम्हें ब्याज कितना मिलता है? शायद 1% या 2%। अब सोचिए, क्या यह ब्याज दर महंगाई से ज्यादा है? वित्तीय जोखिम यहीं से शुरू होता है। सच तो यह है कि महंगाई, या जिसे हम मुद्रास्फीति कहते हैं, हर साल तुम्हारी क्रय शक्ति का 4%, 5%, यहां तक कि कभी कभी इससे भी ज्यादा हिस्सा चुपचाप खा जाती है। इसे सोचिए, अगर तुमने बैंक में 1 लाख रुपए रखे हैं और महंगाई 5% है, तो साल के अंत तक तुम्हारे उन 1 लाख रुपये की वास्तविक कीमत 95,000 रुपये रह जाती है। बैंक का ब्याज शायद तुम्हें 1 या 2,000 रुपये वापस दे दे, लेकिन तुम फिर भी 3,000 या 4,000 रुपये का नुकसान उठा रहे हो। तुम्हारा पैसा बैंक में सुरक्षित है, हाँ, लेकिन उसकी खरीदने की ताकत सुरक्षित नहीं है। यह एक धीमी मौत की तरह है तुम्हारे वित्तीय जीवन के लिए। और विश्वास कीजिए, यह सिर्फ एक छोटी सी रकम की बात नहीं है। यह उन लोगों की बचत के बारे में है जिन्होंने पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत की है अपने वित्तीय लक्ष्य हासिल करने के लिए, ताकि बुढ़ापे में उन्हें किसी पर निर्भर न रहना पड़े। उन्होंने सोचा कि बैंक में पैसा रखकर वे वित्तीय सुरक्षा पालेंगे, लेकिन बैंक में रखा नकदी समय के साथ अपना मूल्य खो रहा है। मुझे तुम्हें कुछ बताने दो। कुछ साल पहले की बात है, जब एक सज्जन मुझसे मिले। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने सालों तक बचत करके बैंक में लगभग 10 लाख रुपये जमा किए थे। वे बड़े खुश थे कि उनके पास इतनी बड़ी बचत है, लेकिन जब हमने महंगाई और ब्याज दर का हिसाब लगाया तो वे हैरान रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि हर साल उनके 10 लाख रुपये की क्रय शक्ति लगभग 50,000 रुपये कम हो रही थी। यह उनके लिए एक आंख खोलने वाला पल था। यह एक आम आदमी की कहानी है जो वित्तीय प्रबंधन के इस पहलू को समझ नहीं पाया था। क्या आप जानते हैं कि महान निवेशक वॉरेन बफेट भी नकदी रखने के खतरों के बारे में अक्सर बात करते हैं? उनका कहना है कि नकदी एक तरह की ऑक्सीजन है। जब तक यह है, तब तक आप इसके बारे में सोचते नहीं हैं, लेकिन जब यह कम होने लगती है या इसका मूल्य घटने लगता है, तब इसकी असली अहमियत पता चलती है। वे मानते हैं कि महंगाई के द्वार में नकदी रखना अच्छा वित्तीय निवेश नहीं है। एक और साधारण उदाहरण बताता हूं। मेरी एक पुरानी मित्र थी। उसने 20 साल पहले 10,000 रुपये बैंक में फिक्स डिपॉजिट कराए थे। उस समय 10,000 रुपये एक बड़ी रकम हुआ करती थी। स्कूटर खरीदा जा सकता था। 20 साल बाद उसे फिक्स डिपॉजिट के लगभग 20,000 रुपये मिले, ब्याज के साथ। लेकिन क्या उन 20,000 रुपये से आज वह स्कूटर खरीद सकती है? नहीं। स्कूटर की कीमत आज 1 लाख रुपए से ज्यादा है। उसकी वित्तीय योजना में शायद कुछ कमी रह गई थी, क्योंकि उसने वित्तीय बुद्धिमत्ता का उपयोग करके यह नहीं समझा कि नकदी समय के साथ कैसे मूल्य खोती है। तो जब हम कहते हैं बैंकों में पैसा न रखें, इसका मतलब यह नहीं है कि बैंक बुरे हैं या हमें उनका उपयोग नहीं करना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें केवल बैंक पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। केवल नकदी और बैंक जमा पर अपनी पूरी वित्तीय सुरक्षा को आधारित करना आज के दौर में एक बड़ा वित्तीय जोखिम है। यह एक ऐसी वित्तीय संकल्पना है जिसे समझना बहुत जरूरी है। पैसा, खासकर कागजी मुद्रा, सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है। इसका मूल्य इस बात पर निर्भर करता है कि सरकारें क्या करती हैं, अर्थव्यवस्था कैसी है। जब सरकारें ज्यादा पैसा छापती हैं, जैसा कि हम पिछले कुछ सालों से दुनिया भर में देख रहे हैं, तो नकदी का मूल्य अपने आप कम हो जाता है। इसे वित्तीय स्थिरता का अभाव कह सकते हैं। मुझे पता है कि आप वहां हैं। शायद आपके दिमाग के कोने में एक सवाल है, सोच रहे होंगे, ठीक है, अगर बैंक में पैसा रखना और नकदी रखना इतना खतरनाक है, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर हमारी वित्तीय सुरक्षा बैंक खातों में नहीं है, तो कहां है? यही वह जगह है जहां हमें अपनी वित्तीय बुद्धिमत्ता का उपयोग करना होगा और पारंपरिक सोच से हटकर सोचना होगा। वित्तीय निवेश का मतलब सिर्फ बैंक में पैसा जमा करना नहीं है। यह अपनी संपत्ति को ऐसी चीजों में रखना है जो समय के साथ अपना मूल्य बनाए रखें या बढ़ाए, खासकर ऐसे समय में जब कागजी मुद्रा का मूल्य घट रहा हो। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। इतिहास गवाह है कि जब भी आर्थिक अनिश्चितता बढ़ी है या सरकारों ने अपनी मुद्राओं का अवमूल्यन किया है, तो लोगों ने हमेशा एक चीज की ओर रुख किया है, सोना और चांदी। ये वास्तविक वित्तीय संपत्ति है।
ये ऐसे एसेट हैं जिनका मूल्य किसी सरकार के फरमान से नहीं बदलता। इन्हें लाखों सालों से मूल्य का भंडार माना गया है। मुझे तुमसे एक सवाल पूछने दो, क्या आपने कभी ये सोचा है कि दुनिया की हर प्रमुख सभ्यता ने सोने और चांदी को ही मुद्रा या मूल्य के भंडार के रूप में इस्तेमाल क्यों किया? मिस्रवासी हो, रोमन हो या आधुनिक युग की शुरुआत हो, सोने और चांदी की चमक कभी फीकी नहीं पड़ी, क्योंकि ये दुर्लभ हैं, टिकाऊ हैं और इन्हें आसानी से न तो बनाया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। ये वित्तीय स्थिरता के प्रतीक हैं। यह पागलपन जैसा लगता है ना, कि आज हम कागज के टुकड़ों को इतना महत्व देते हैं, जबकि इतिहास ने हमें बार बार सिखाया है कि असली मूल्यवान चीजें क्या हैं। वित्तीय सुरक्षा का एक पहलू वास्तविक मूर्त संपत्ति रखना है। मुझे अपनी यात्रा का एक महत्वपूर्ण पल याद है। मैं एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति से मिला जो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में रहे थे। उन्होंने मुझे बताया कि कैसे एक समय ऐसा आया जब उनकी सारी बचत जो बैंक में थी कुछ ही दिनों में बेकार हो गई, क्योंकि मुद्रा का मूल्य पूरी तरह से गिर गया था। लोग रोटी खरीदने के लिए भी बोरी भर भर के नोट ले जाते थे, लेकिन जिनके पास सोना या चांदी थी वे उस मुश्किल समय में भी अपना जीवन चला पाए। उन्होंने मुझे बताया कि उन्होंने उस दिन से सीखा कि अपनी वित्तीय योजना में कुछ हिस्सा हमेशा वास्तविक संपत्ति जैसे सोना और चांदी के लिए रखना चाहिए। लेकिन इसका सबक बहुत गहरा है और विश्वास कीजिए, यह सिर्फ आम लोगों की बात नहीं है। यहां आपके लिए एक चुनौती है। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक जो कागजी मुद्रा छापते हैं वे भी भारी मात्रा में सोना खरीद रहे हैं? वे क्यों सोना खरीद रहे हैं? अगर यह सिर्फ एक बर्बर अवशेष है, जैसा कि कुछ लोग कहते हैं, वे अपनी वित्तीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए ऐसा कर रहे हैं। यह एक प्रसिद्ध व्यक्ति या कहें तो प्रसिद्ध संस्थाओं का उदाहरण है, जो जानते हैं कि वास्तविक वित्तीय संपत्ति का मूल्य क्या होता है। मेरी एक दोस्त के दादाजी ने सालों पहले कुछ सोने के सिक्के खरीदे थे। वे उन्हें भूल ही गए थे। जब सालों बाद उनकी वित्तीय स्थिति थोड़ी खराब हुई तो उन्हें उन सिक्कों की याद आई। जब उन्होंने उनका आज का मूल्य पता किया तो वे हैरान रह गए। जिन सिक्कों को उन्होंने कुछ हजार रुपये में खरीदा था, आज उनका मूल्य कई लाख रुपये था। यह सिर्फ निवेश पर रिटर्न नहीं था, यह उनकी बचत का वित्तीय प्रबंधन था जिसने उस मुश्किल समय में उनकी मदद की। यह दिखाता है कि कैसे ये पारंपरिक संपत्तियां आज भी हमारे वित्तीय लक्ष्य हासिल करने में सहायक हो सकती हैं। सोना और चांदी रखना सिर्फ अमीर लोगों के लिए नहीं है। आप छोटी मात्रा में भी शुरुआत कर सकते हैं। यह आपके पोर्टफोलियो में वित्तीय जोखिम को कम करने का एक तरीका है। यह आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा का एक अहम पड़ाव हो सकता है, क्योंकि आप अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा सरकार या बैंकों के नियंत्रण से बाहर रख रहे हैं। यह विज्ञान है, यह अर्थशास्त्र का विज्ञान है, मांग और आपूर्ति का विज्ञान है और मूल्य के भंडार का विज्ञान है, जो हजारों सालों से चला आ रहा है। तो जब आप अपनी वित्तीय योजना बना रहे हों तो केवल बैंक खाते के बारे में न सोचें, असली वित्तीय संपत्ति पर भी विचार करें। लेकिन क्या सोना और चांदी ही एकमात्र विकल्प हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और भी रास्ते हैं जहां आप अपनी मेहनत की कमाई को रख सकते हैं, जो शायद आपको बैंक से कहीं ज्यादा वित्तीय सुरक्षा और वृद्धि दे सकते हैं। एक और वित्तीय संपत्ति जिस पर वित्तीय बुद्धिमत्ता रखने वाले लोग हमेशा से भरोसा करते आए हैं। अब आप कहेंगे, स्टॉक मार्केट तो बहुत जोखिम भरा है। हाँ, बिल्कुल, बिना जानकारी के कोई भी वित्तीय निवेश जोखिम भरा हो सकता है। लेकिन यहां हम सिर्फ किसी भी स्टॉक को खरीदने की बात नहीं कर रहे हैं। हम उन स्टॉक्स की बात कर रहे हैं जो नियमित रूप से डिविडेंड देते हैं, यानी कंपनी अपने मुनाफे का कुछ हिस्सा शेयर धारकों के साथ बांटती है। यह एक ऐसी आय है जो सीधे आपकी जेब में आती है, ठीक वैसे ही जैसे किराए से आय आती है। मुझे तुम्हें कुछ बताने दो, जब तुम किसी कंपनी का स्टॉक खरीदते हो तो तुम असल में उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हो। तुम उस व्यवसाय के पार्टनर हो, और अगर वह व्यवसाय सफल होता है और मुनाफा कमाता है तो एक अच्छे वित्तीय प्रबंधन वाली कंपनी उस मुनाफे को अपने शेयर धारकों के साथ बांटती है, डिविडेंड के रूप में। यह आपकी वित्तीय योजना का एक शक्तिशाली हिस्सा बन सकता है। मुझे तुमसे एक सवाल पूछने दो, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोग कंपनियों के मालिक क्यों हैं? क्योंकि वे समझते हैं कि असली वित्तीय सुरक्षा कर्मचारी बनने में नहीं, बल्कि मालिक बनने में है। डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स खरीदकर तुम मालिक बनने की ओर कदम बढ़ाते हो। यहां आपके लिए एक चुनौती है। वॉरेन बफेट, जिनका नाम हमने पहले भी लिया,
वे न केवल कंपनियों के मालिक हैं, बल्कि वे उन कंपनियों के स्टॉक्स भी खरीदते हैं जो लगातार डिविडेंड देती हैं। वे कहते हैं कि उन्हें अपने निवेश से आने वाली नियमित आय बहुत पसंद है। यह एक प्रसिद्ध व्यक्ति का उदाहरण है जो इस वित्तीय संकल्पना की शक्ति को समझते हैं। मुझे अपनी यात्रा का एक महत्वपूर्ण पल याद है। मेरे एक दोस्त ने बहुत पहले कुछ अच्छी कंपनियों के स्टॉक्स खरीदे थे जो उस समय नियमित रूप से छोटे छोटे डिविडेंड देते थे। सालों तक उसने उन स्टॉक्स को हाथ नहीं लगाया। धीरे धीरे उन कंपनियों ने डिविडेंड बढ़ाना शुरू किया। 20 साल बाद उन स्टॉक्स से मिलने वाला सालाना डिविडेंड उसकी शुरुआती निवेश राशि से कहीं ज्यादा था। उसे उन स्टॉक्स को बेचने की जरूरत ही नहीं पड़ी। डिविडेंड की आय से ही उसकी कई जरूरतें पूरी हो जाती थीं। यह एक साधारण आदमी की कहानी है जिसने धैर्य और सही वित्तीय निवेश से अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की ओर एक बड़ा कदम उठाया। एक और उदाहरण बताता हूं। मेरी एक रिश्तेदार ने अपनी सेवानिवृत्ति के लिए वित्तीय योजना बनाते समय अपना पैसा मुख्य रूप से उन म्यूचुअल फंड्स में रखा जो बहुत कम डिविडेंड देते थे या बिल्कुल नहीं देते थे। उनका मानना था कि केवल मूल्य वृद्धि ही सब कुछ है। लेकिन जब बाजार में गिरावट आई तो उनके पोर्टफोलियो का मूल्य बहुत गिर गया। दूसरी ओर उनके एक मित्र ने डिविडेंड देने वाले स्टॉक्स में निवेश किया था। जब बाजार गिरा तब भी उन्हें नियमित रूप से डिविडेंड मिलता रहा, जिसने उन्हें वित्तीय स्थिरता प्रदान की और बाजार के ठीक होने तक उन्हें इंतजार करने का आत्मविश्वास दिया। यह दिखाता है कि आय पैदा करने वाली संपत्ति जैसे डिविडेंड स्टॉक्स मुश्किल समय में कितनी बड़ी वित्तीय सुरक्षा दे सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, स्टॉक मार्केट में वित्तीय जोखिम हमेशा रहता है। कंपनी का मुनाफा कम हो सकता है या वे डिविडेंड देना बंद कर सकते हैं। आपको अच्छी कंपनियों को चुनना होता है, उनके वित्तीय प्रबंधन को समझना होता है और बाजार पर नजर रखनी होती है। यह कोई जल्दी अमीर बनने की योजना नहीं है, यह एक लंबी अवधि का वित्तीय निवेश है। मुझे पता है कि यह थोड़ा क्लिच जैसा लग सकता है, लेकिन शेयर बाजार में निवेश करना असल में व्यवसाय में निवेश करना है, और व्यवसाय अगर अच्छी तरह से चलाया जाए तो पैसा कमाते हैं, और डिविडेंड उन व्यवसायों से मिलने वाले मुनाफे का एक हिस्सा है। यह आपकी वित्तीय बुद्धिमत्ता को बढ़ाने और अपनी वित्तीय संपत्ति का विविधीकरण करने का एक शानदार तरीका है। रियल एस्टेट, खासकर वह जो आपको नियमित आय दे सके। इसे सोचिए, बैंक में रखा पैसा या हाथ में पकड़ी नकदी, ये दोनों ही समय के साथ मूल्य खो सकते हैं। लेकिन एक जमीन का टुकड़ा या एक बिल्डिंग, यह एक वास्तविक चीज है। यह एक मूर्त वित्तीय निवेश है जिसे आप देख सकते हैं, छू सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण, जिससे आप आय कमा सकते हैं। यह महंगाई के खिलाफ एक स्वाभाविक बचाव है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे सब चीजों की कीमतें बढ़ती हैं, किराए और प्रॉपर्टी का मूल्य भी बढ़ता जाता है। यह आपकी वित्तीय स्थिरता को बनाए रखने में मदद करता है। मुझे तुम्हें कुछ बताने दो, रियल एस्टेट सिर्फ सिर पर छत होने के बारे में नहीं है। यह एक शक्तिशाली वित्तीय प्रबंधन उपकरण हो सकता है। जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं और उसे किराए पर देते हैं तो आपको हर महीने एक नियमित आय मिलती है। यह आय आपके खर्चों को कवर करने में मदद कर सकती है, या आप इसे फिर से निवेश करके अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा को तेज कर सकते हैं। मुझे तुमसे एक सवाल पूछने दो, क्या आपने कभी ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में सुना है जिसने किराए से होने वाली आय से अपना जीवन बेहतर बनाया हो? हाँ, बिल्कुल। यह कोई जादू नहीं है, यह सही वित्तीय योजना और बुद्धिमत्ता का परिणाम है। यहां आपके लिए एक चुनौती है। मशहूर निवेशक और लेखक रॉबर्ट कियोसाकी रियल एस्टेट के बहुत बड़े समर्थक हैं। उनकी अधिकांश वित्तीय संपत्ति रियल एस्टेट से आती है। वे बताते हैं कि कैसे आय पैदा करने वाली प्रॉपर्टी खरीदना एक ऐसा एसेट है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, जबकि आपका अपना घर जिसमें आप रहते हैं अक्सर एक लायबिलिटी होता है, क्योंकि यह आपकी जेब से पैसा निकालता है, टैक्स, मेंटेनेंस आदि के रूप में। यह वित्तीय संकल्पना को समझने से आपका वित्तीय जीवन पूरी तरह बदल सकता है। मुझे अपनी यात्रा का एक महत्वपूर्ण पल याद है। मैंने एक युवा जोड़े को जानता था जो अपना पहला घर खरीदने के लिए सालों से पैसे बचा रहे थे। उन्होंने बैंक में एक अच्छी खासी रकम जमा कर ली थी, लेकिन मैंने उन्हें सलाह दी कि वे उस पैसे से पहले एक छोटी सी अपार्टमेंट खरीदें और उसे किराए पर दें। शुरुआत में वे झिझक रहे थे, लेकिन उन्होंने मेरी बात मानी। कुछ साल बाद किराए से मिलने वाली आय और प्रॉपर्टी के बढ़ते मूल्य ने उन्हें इतना वित्तीय सुरक्षा दी कि वे आसानी से अपना सपनों का घर खरीद पाए, और उनकी किराए वाली प्रॉपर्टी अब उनकी आय का एक मजबूत स्रोत बन गई है।
यह एक साधारण आदमी की कहानी है जो वित्तीय बुद्धिमत्ता का उपयोग करके अपने वित्तीय लक्ष्य तक पहुंचा। मेरे एक जानकार ने एक पुरानी, थोड़ी टूटी फूटी बिल्डिंग बहुत कम कीमत में खरीदी। लोगों ने कहा कि यह एक बुरा वित्तीय निवेश है, लेकिन उसने उसमें थोड़ा पैसा लगाकर उसे ठीक करवाया और फिर उसे किराए पर उठा दिया। कुछ सालों में किराए से हुई आय ने उसकी शुरुआती लागत को कवर कर लिया और बिल्डिंग का मूल्य भी कई गुना बढ़ गया। यह दिखाता है कि कैसे सही वित्तीय प्रबंधन और थोड़ी सी मेहनत से आप अचल संपत्ति से जबरदस्त वित्तीय लाभ कमा सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, रियल एस्टेट में भी वित्तीय जोखिम होते हैं। आपको सही प्रॉपर्टी चुननी होती है, किराएदारों का प्रबंधन करना होता है और बाजार के उतार चढ़ाव को समझना होता है। यह पूरी तरह से निष्क्रिय आय नहीं है, इसमें प्रयास लगता है, लेकिन सही वित्तीय योजना और बुद्धिमत्ता के साथ यह आपकी वित्तीय स्वतंत्रता की ओर एक बहुत मजबूत कदम हो सकता है। रियल एस्टेट आपको लिवरेज, उत्तोलन का उपयोग करने की भी अनुमति देता है, जिसका अर्थ है कि आप अपनी संपत्ति का केवल एक छोटा सा हिस्सा डाउन पेमेंट लगाकर एक बहुत बड़ी संपत्ति को नियंत्रित कर सकते हैं। अगर संपत्ति का मूल्य बढ़ता है तो आपका रिटर्न आपकी शुरुआती निवेश राशि के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है। यह वित्तीय निवेश की एक शक्तिशाली तकनीक है। मुझे पता है कि आप शायद यह सोच रहे होंगे, यह सब सुनना तो ठीक है, लेकिन यह मैं कैसे कर सकता हूं? मैं अपने आप को कैसे बदल सकता हूं? मुझे तुम्हें समझाने दो। यह रातों रात नहीं होता, यह एक प्रक्रिया है। यह तुम्हारी वित्तीय बुद्धिमत्ता पर काम करने के बारे में है। यह नई चीजें सीखने, सवाल पूछने और अपनी पारंपरिक वित्तीय संकल्पना को चुनौती देने के बारे में है। मुझे तुम्हें एक सरल उदाहरण देने दो। जब तुम साइकिल चलाना सीखते हो तो क्या तुम पहली बार में ही बिना गिरे चला लेते हो? नहीं, तुम गिरते हो, चोट लगती है, लेकिन तुम कोशिश करना नहीं छोड़ते, तुम सीखते रहते हो। वित्तीय जीवन भी ऐसा ही है। तुम शुरुआत में गलतियां करोगे, तुम शायद कुछ गलत वित्तीय निवेश कर बैठो, लेकिन अगर तुम सीखते रहोगे तो तुम अंततः सफल होगे। यहां आपके लिए एक चुनौती है। क्या आप वही करने के लिए तैयार हैं जो ज्यादातर लोग नहीं करते? क्या आप अपनी वित्तीय सुरक्षा का नियंत्रण अपने हाथों में लेने के लिए तैयार हैं, बजाय इसके कि इसे बैंक या सरकार के भरोसे छोड़ दें? मुझे अपनी यात्रा के एक पल की याद आती है जब मैं आर्थिक रूप से बहुत संघर्ष कर रहा था। मेरे पास पैसे की भारी कमी थी। मैं सिर्फ बिलों का भुगतान करने और अगले महीने तक किसी तरह गुजारा करने के बारे में सोचता रहता था। मेरा वित्तीय जीवन एक दुष्चक्र जैसा लग रहा था। लेकिन ठीक उसी पल में मैंने कुछ शक्तिशाली महसूस किया। मैंने महसूस किया कि अगर मैं अपनी सोचने का तरीका नहीं बदलूंगा तो मेरी परिस्थितियां कभी नहीं बदलेंगी। यह मेरे लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ था वित्तीय बुद्धिमत्ता हासिल करने की राह पर। और विश्वास कीजिए, यह मानसिकता बदलने के बारे में है। यह पैसे को सिर्फ खर्च करने या बचाने की चीज के बजाय एक उपकरण के रूप में देखने के बारे में है, जिसका उपयोग तुम और अधिक वित्तीय संपत्ति बनाने के लिए कर सकते हो। यह समझना कि तुम्हारा घर एक लायबिलिटी हो सकता है और किराए पर दी गई प्रॉपर्टी एक एसेट, यह वित्तीय प्रबंधन की एक फंडामेंटल समझ है। महान बास्केटबॉल खिलाड़ी माइकल जॉर्डन को हर कोई जानता है। उनकी सफलता सिर्फ कोर्ट पर नहीं थी, बल्कि वित्तीय जीवन में भी थी। उन्होंने न केवल अपने खेल से पैसा कमाया, बल्कि उन्होंने इसे बुद्धिमत्ता से निवेश भी किया, व्यवसायों और रियल एस्टेट में। वे समझते थे कि केवल अपनी कमाई पर निर्भर रहना काफी नहीं है। आपको अपनी संपत्ति को काम पर लगाना होगा ताकि वह आपके लिए और पैसा कमाए। यह एक प्रसिद्ध व्यक्ति का उदाहरण है जिसने वित्तीय बुद्धिमत्ता का प्रदर्शन किया। मुझे दो साधारण लोगों की कहानियां याद आती हैं जिन्होंने मानसिकता बदलकर अपने वित्तीय लक्ष्य हासिल किए। एक युवा महिला ने अपनी कॉफी पीने की आदत पर हर महीने खर्च होने वाले लगभग 3000 रुपये बचाने का फैसला किया। उसने उन पैसों को डिविडेंड देने वाले स्टॉक फंड में डालना शुरू किया। कुछ सालों में वह छोटी सी बचत एक अच्छी खासी रकम बन गई, जिससे उसे नियमित डिविडेंड आय मिलने लगी। उसने सिर्फ एक छोटी सी आदत बदली और उसका वित्तीय जीवन बेहतर होने लगा। एक और व्यक्ति ने अपने खाली समय का उपयोग रियल एस्टेट के बारे में सीखने में लगाना शुरू किया। उसने किताबें पढ़ी, सेमिनार में गया और अंततः एक छोटी सी प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसे बचाए जिसे वह किराए पर दे सके। शुरुआत मुश्किल थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आज उसके पास कई किराए की प्रॉपर्टी हैं जो उसे पैसिव आय देती हैं और उसकी वित्तीय स्वतंत्रता का मुख्य स्रोत है। ये कहानियां दिखाती हैं कि कैसे मानसिकता में बदलाव और लगातार प्रयास
किसी के भी वित्तीय जीवन को बदल सकते हैं। अब जो मैं चाहता हूं कि आप रुकें और अपनी खुद की वित्तीय योजना के बारे में सोचें। क्या यह सिर्फ बैंक खातों और बचत पर आधारित है, या क्या यह वित्तीय संपत्ति बनाने और आय पैदा करने पर केंद्रित है? याद रखें, वित्तीय स्वतंत्रता एक मंजिल नहीं है, यह एक यात्रा है, और यह छोटे फैसलों से शुरू होती है। यह सीखने के संकल्प से शुरू होती है, अपनी वित्तीय बुद्धिमत्ता को बढ़ आने से शुरू होती है। यह शायद सरल लगे, लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं कि इसका प्रभाव अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है। तो अब आप क्या करेंगे? क्या आप वही करते रहेंगे जो ज्यादातर लोग करते हैं और महंगाई को अपनी बचत को खाते हुए देखते रहेंगे, या क्या आप नियंत्रण अपने हाथों में लेंगे, वित्तीय जोखिम को समझेंगे और उन वित्तीय संपत्ति में निवेश करना शुरू करेंगे जो आपको वास्तविक वित्तीय सुरक्षा और स्वतंत्रता दे सकती है? चुनाव आपका है, और मुझ पर विश्वास करें, यह चुनाव आपके पूरे वित्तीय जीवन को हमेशा के लिए बदल सकता है। अगर इस बातचीत से आपको प्रेरणा मिली है, या आपको लगता है कि यह ज्ञान आपके वित्तीय जीवन में फर्क ला सकता है, तो अभी कार्रवाई करें। अपनी वित्तीय स्वतंत्रता की ओर पहला कदम लें। हमारे चैनल स्टोरी प्ले को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट्स में लिखें, मैं कार्रवाई के लिए तैयार हूं। याद रखें, आपके शब्द और सोच आपकी वित्तीय संपत्ति तय करते हैं। ऐसी ही और वित्तीय बुद्धिमत्ता के लिए जुड़े रहें। आपका बहुत बहुत आभार।